नमस्कार साथियों। देखो, हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था एटम, परमाणु और परमाणु की जो इम्पोर्टेंट्स जो बातें थी हमारी एग्जाम के लिए, हमने उनको अच्छे से समझ लिया है। क्योंकि परमाणु के बारे में पूरी बुक्स चलती है, उनको हम नहीं पढ़ सकते यहाँ, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है उनको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में हमें क्या मिल सके, सहायता मिल सके। तो हम देखते हैं आज एटम का ही एक पार्ट होता है छोटा सा, उसका नाम होता है मॉलिक्यूल, बोले तो अणु। अब ये अणु क्या होता है, इसकी हमें डेफिनेशन आपके सामने ये लिखी हुई है कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो पदार्थ के सभी गुणों को शो करने में या दर्शाने में सक्षम होता है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। बोले तो अणु होता है किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो पदार्थ के सभी गुणों को दर्शाने में सक्षम होता है, अणु कहलाता है। देखो, अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है। जो ये अणु होता है पदार्थ का सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है, स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है। तो अणु सबसे छोटा किसी भी पदार्थ का, मतलब अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो हमारा अणु होता है, अणु रासायनिक अभिक्रिया में, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। ठीक है। जो अणु होता है हमारे पास, वो क्या नहीं करता कि केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। और दूसरी बात, अणुओं का निर्माण परमाणु के रासायनिक संयोग से तो होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अणुओं का निर्माण किन से होता है। देखो, परमाणु से मिलकर क्या होता है, अणुओं का निर्माण होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो आप हम इन जो ये बात है, ये लाइन है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो अणु का निर्माण होता है वो परमाणु के रासायनिक संयोग से होता है। तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि अणुओं का निर्माण, अणुओं का जो निर्माण होता है, अणुओं का निर्माण परमाणु अपने पढ़ लिए अच्छे से, परमाणुओं के रासायनिक संयोग से होता है। संयोग का मतलब जुड़ना, कॉम्बिनेशन होना। आ रही मेरी बात समझ में कि अणुओं का निर्माण परमाणु के रासायनिक संयोग से होता है। ये बात यहाँ तक हो गई। देखो, परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। परमाणु की बात करते हैं तो हमारे जीव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान अथवा एक इलेक्ट्रॉन उसमें साझे के द्वारा अणु बन जाते हैं। फिर से गौर करिएगा कि परमाणु क्या करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास क्लोरीन हो गया, इधर देखिएगा हमारे पास कितने नंबर पे, 17 नंबर पे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। और क्लोरीन की अगर बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन देखो 2, फिर इसकी दूसरी कक्षा में 8 और फिर लास्ट में बच्चे कितने रह गए, 7, मतलब 17 नंबर पे आएंगे। तो 2 और 10, 8 और 2 10 और 7 17 हो गए। तो 17 का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक क्लोरीन हो गया। ठीक है। इसका ये इलेक्ट्रॉन, फिर 2 1 2 3 4 और 5 6 7 हो गए। फिर इसका साझा करेगा ये क्लोरीन। ठीक है। ये तो इसके 1 2 3 4 और 5 6, ये तो इसका साझा तो ये कर लेगा, लेकिन इसका साझा, इस इलेक्ट्रॉन का साझा कौन कर लेगा, ये क्लोरीन कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, ये परमाणु हो गया क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन परमाणु हो गया, ये एटम हो गए दोनों। परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, साझा करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का साझा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान अथवा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन जो युग्म होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से क्या बन जाते हैं, अणु बन जाते हैं। आई मेरी बात समझ में। तो अणु का मतलब समझ रहे हो कि क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर क्या बन जाते हैं, जैसे अणु बन जाते हैं। ये तो ये हमारे पास Cl और ये भी Cl बराबर क्या हो जाएगा, Cl2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अणु हो गया। आई मेरी बात समझ में, कुछ समझ में आ रही है ना, कि परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, पहली बात। और इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान अथवा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से साझे के द्वारा क्या कर लेते हैं, अणु बना लेते हैं। तो कि हमने देख लिया, ये क्लोरीन हो गया जो कि 2 पहली कक्षा में, फिर 8 फिर 7, बाकी के बच्चे रह गए जो बाकी की कक्षा में भरे जाएंगे। मतलब ये बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 हुए। तो 7 को क्या करेंगे, इनका दोनों का अष्टक क्या कर देंगे, साझा कर देंगे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन का अणु प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी Cl और ये भी Cl, तो ये बराबर मिलकर क्या बन जाएंगे, Cl2 बन जाएंगे। आई हमारी बात समझ में, ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास जो बात थी छोटी सी, वो किसकी थी,
अणु की। लेकिन हमें अब ये देखना होगा कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स के प्रकार, ये बात आप फिर से गौर करिएगा। किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो पदार्थ के सभी गुणों को दर्शाने में सक्षम होता है, अणु होता है। ठीक है, अणु सबसे छोटा कण है। अणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकता है। और दूसरी बात, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, बिल्कुल भी भाग नहीं लेता अणु रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन अणुओं का निर्माण परमाणु के रासायनिक संयोग से होता है। फिर हमने ये देखा इधर कि हमारे पास दो परमाणु हो गए, क्लोरीन क्लोरीन के दो परमाणु हो गए, और ये दो परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो हमारे पास किसका निर्माण हो जाएगा, मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। ये बात हो गई किसकी, हमारे पास मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की, और मॉलिक्यूल किस प्रकार हमारे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बात हो गई इसकी। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के प्रकार। तो हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल। जैसे ही हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ दो प्रकार के क्या हो जाएंगे। देखो, जो मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि परमाणु होते हैं, तो एक होता है समपरमाणविक अणु और दूसरा होता है विषमपरमाणविक अणु। तो देखो, पहला होगा समपरमाणविक अणु, समपरमाणविक अणु, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कौन सा, विषमपरमाणविक। ये जो विषम परमाणु यानी होमो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल, अब ये जो होते हैं इनको क्या बोल देते हैं, इनको जो समतात्विक अणु भी बोल देते हैं। किनको, इनको समतात्विक इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एक ही प्रकार के अणुओं से क्या बनते हैं, मिलकर परमाणुओं से मिलकर ये बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, समतात्विक अणु भी बोल देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको भी नोट कर देता हूँ कि इनको समतात्विक अणु भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, समतात्विक अणु भी बोला जाता है, क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर किनका निर्माण होता है, समपरमाणविक अणुओं का निर्माण होता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं समपरमाणविक टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समपरमाणविक अणु और जो दूसरा होता है विषमपरमाणविक अणु, हेटेरो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स और होमो एटॉमिक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन कि समपरमाणु का मतलब क्या होता है, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु से निर्मित अणु समपरमाणुक होते हैं। क्योंकि सम का मतलब होता है समान समान से, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि सम का मतलब होता है समान समान से। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु, जैसे एक ही तत्व की दो या दो से अधिक परमाणु, एक तत्व हो गया जैसे O2 हो गया, O2 का मतलब उसमें दो ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, तो ये क्या बन गए, ये बन गए हमारे पास समपरमाणविक अणु। देखो, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु से निर्मित अणु समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। इन्हें समतात्विक अणु भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें पूछे जाते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे H2 O2 हो गया। अब देखो, फिर गौर करिएगा इधर कि H2 और O2 ये दोनों अपने आप में अलग अलग, अगर H एक अलग कर देंगे दूसरा H अलग कर देंगे तो ये दोनों परमाणु बन जाएंगे। और दूसरी बात, एक ही तत्व की ये क्या है, दोनों एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणुओं से निर्मित अणु क्या कहलाते हैं, समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। इन्हें समतात्विक अणु भी कहते हैं। और दूसरी बात, हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे N2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, Br2 हो गया, O3 हो गया, P4 हो गया, जैसे P4 हो गया, O3 हो गया, S सल्फर 8 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। ठीक है, और भी देख लेते हैं ऐसे कुछ इस प्रकार की, क्या N2 हो गया। तो ये हमारे पास कैसे अणु होते हैं, समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये उदाहरण होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। I2 भी यहाँ पर ले लेंगे तो हमें डेफिनेशन इस प्रकार याद करेंगे कि एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किनका निर्माण करते हैं, समपरमाणविक अणुओं का निर्माण करते हैं। और हम फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें समतात्विक अणु भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है अणुओं का, वो किन की जो सम परमाणु होते हैं, समान परमाणु होते हैं, उनसे मिलकर इनका क्या होता है, निर्माण होता है। और फिर हम देखेंगे उदाहरण की बात करते हैं। H2 में एक H को अलग करेंगे, फिर दूसरे H को अलग करेंगे, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समान परमाणु हो जाएंगे। और इनसे जैसे ही इनको रासायनिक सहयोग कराया जाता है तो किन का निर्माण हो जाता है, अणु का निर्माण हो जाता है। फिर हम देखते हैं उदाहरण हमने ये देख लिया, आप याद कर सकते हो। फिर अब देखते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना रहती है। P4O3S8, फिर हम सल्फर 8। फिर हम बात करते हैं विषम परमाणविक अणु। अभी जो विषम परमाणविक अणु होते हैं, इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इन अणुओं का जो निर्माण होता है दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणु से क्या होता है, निर्माण होता है। कौन सी बात है, इनका सम, यहाँ पर सम की साउंड आ रहा है तो मतलब समपरमाणविक
समपरमाणु से मिलकर इनका निर्माण होता है अणुओं का। लेकिन जब बात करते हैं विषम परमाणुक अणुओं की, तो विषम परमाणुक अणु की बात करते हैं तो इन अणुओं का जो निर्माण होता है वो 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर होता है। ठीक है, हम बात करते हैं उदाहरण की, तो देखो उदाहरण की बात करते हैं, NaCl हो गया हमारे पास, HCl हो जाता है, देखो HCl हो गया, NaCl हो गया, CaO हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड होगी। तो देखो उदाहरण की बात करते हैं, अगर बात करते हैं उदाहरण की तो H2 हो जाता है हमारे पास। H2 देखो ये अलग है, ये अलग है। फिर हम बात करते हैं HCl की, फिर हम बात करते हैं NaCl की, फिर बात करते हैं N2O की, फिर बात करते हैं किसकी, H2SO4 की। तो देखो ये कुछ इस प्रकार के हमारे पास, हम देख लेते हैं अमोनिया, ठीक है, NH3 हो जाएगा हमारे पास। फिर हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl की बात करते हैं। कुछ भी उदाहरण देख सकते हो जिसमें अलग अलग परमाणुओं से निर्मित एक ही अणु का निर्माण होता है, वो होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि विषम परमाणु अणु कहलाते हैं। और फिर हमें जो देखना होता है उनमें देखना होता है उदाहरण, और जैसे ही उदाहरण की बात करते हैं तो H2 हो जाएगा, HCl हो जाता है, NaCl हो जाता है, N2 हो जाता है। और फिर हम बात करते हैं H2SO4, H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है और अमोनिया को अम्लों की रानी कहा जाता है। ये भी आपको थोड़ा याद रख लेना है, साथ ही साथ थोड़ा बेसिक नॉलेज काम में आता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ हो जाते हैं कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो आपको बता देना है कि अम्लों का जो राजा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, H2SO4 को। लेकिन H2SO4 सभी बंदों के क्या होता है, रटा हुआ होता है आजकल। फिर बात करते हैं रानी की। अगर राजा का पता है तो रानी का पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजा के बिना रानी कैसी होती है, अधूरी, और रानी के बिना राजा कैसा होता है, अधूरा होता है। तो आपको इस चीज़ का भी मालूम होना चाहिए कि अमोनिया को क्या बोला जाता है, अम्लों की रानी। ठीक है, क्वींस ऑफ एसिड। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं अब इसके बाद, ये हमारा जो टेस्ट चैप्टर होता है यहाँ से कंप्लीट। इसके बाद एक छोटा सा टाइटल और देख लेते हैं, परमाणुकता, यानी कि एटोमिसिटी। एटोमिसिटी जो होता है इससे एग्जाम की पर्सनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, परमाणुकता। अब देखो परमाणुकता की जैसे ही बात करते हैं, परमाणुकता तो गौर करिएगा इधर, परमाणुकता। और जैसे ही हम परमाणुकता की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है, प्यार से बोला जाता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी की हम बात करते हैं साथियों, तो क्या होते हैं एटोमिसिटी। देखो एटोमिसिटी का मतलब होता है जैसे परमाणुकता 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ये कैसे हो गई, क्योंकि इसमें कितने, परमाणुकता का मतलब ये होता है कि इसमें कितने एटम शामिल है, इंक्लूड्स ऑफ एटम्स इन एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स। कहने का मतलब ये है कि इस यौगिक में कितने परमाणु शामिल है, इस तत्व में कितने परमाणु शामिल है, ये कहने की बात होती है। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या, आई मेरी बात समझ में, किसी अणु में उपस्थित, देखो किसी अणु में उपस्थित परमाणु की जो संख्या होती है क्या कहलाती है, उस अणु के लिए परमाणु की जो संख्या होगी उस अणु के लिए, उस अणु की क्या होती है, उस अणु की परमाणुकता होती है। क्या होती है, परमाणुकता। कुछ समझ में आया मेरी बात, तो फिर से गौर करिएगा, किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। कैसे कहलाती है, ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टोन हो गया, जिनोन हो गया, रेडोन हो गया, इन सभी की जो परमाणुकता होती है वो कितनी होती है साथियों। देखो टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास हो गई टेबल, ठीक है। और जैसे ही हम टेबल बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होते हैं, अणु होते हैं, और ये हमारे पास अणु होंगे तो हम देखेंगे क्या, इनकी परमाणुकता। और परमाणुकता देखेंगे तो देखो हमारे पास हो गई हीलियम। सबसे पहले हम देख लेते हैं हीलियम, ये हो गई हमारे पास हीलियम। फिर देख लेते हैं नियोन, फिर हम देखते हैं क्रिप्टोन, फिर हम देख लेते हैं रेडोन, फिर हम देखते हैं जिनोन। ऐसे कुछ होते हैं हमारे पास। जैसे और एक और देख लेते हैं, रेडोन के पास आर्गन हो जाते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास एक आर्गन ले लेते हैं। तो देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, ये जो होती है हमारे पास, ये जो हमारे पास अणु होते हैं, इनकी जो परमाणुकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि इनमें देखो, आप परिभाषा को देखो, डेफिनेशन, किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। तो इसमें कितने परमाणु उपस्थित है, इसमें एक सिंगल इसमें इनमें क्या है, परमाणु की संख्या उपस्थित है, प्रेजेंस है। तो हम बात करते हैं इनकी जो परमाणु की संख्या हो जाती है परमाणुकता की, वो होती है 1। हम बात कर लेते हैं ऑटो की। फिर ऑटो की जैसे ही बात करते हैं तो इसके बाद हम
तो देखो इसमें O2 की जो परमाणुकता होती है वो 2 हो जाएगी और O3 की जो परमाणुकता वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन हमारे पास एक होता है, एक अणु होते हैं जैसे Br2, I2, Cl2, F2, ये जीव अगर इनका भी आप ध्यान रखना, इन बॉडी जीवों का भी ध्यान रखना। जैसे हमारे पास Br2 हो गया, I2 हो गया, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है परमाणु की संख्या कितनी है। तो इनमें देखो F2, Cl2, I2 और Br2, इनमें जो परमाणुकता होती है उनकी संख्या हो जाएगी 2। और जैसे CO2 होता है, देखो CO2 इधर देख लेते हैं, ये हो गया CO2। अब इसमें परमाणुकता कितनी हो जाएगी बताओ, देखा 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 2 तो इसमें ऑक्सीजन है और एक इसमें क्या है, कार्बन का अणु है, ठीक है। और एक HCl की भी बात करते हैं, तो HCl की भी जैसे ही बात करेंगे तो हमारे पास HCl की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि एक Cl और एक H। तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे ही परमाणुकता की बात है, आपके दिमाग में परिभाषा आनी चाहिए। परमाणुकता किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है, होती है, ठीक है। फिर हमने अणु देखे, ये जो होते हैं जिनोन, हीनोन, नियोन, क्रिप्टॉन, रेडोन, जिनोन और आर्गन, हीलियम, ये सब जो होते हैं इनकी परमाणुकता एक होती है, O2 की परमाणुकता 2 होती है, O3 की मतलब 3 हो गई इसमें परमाणु, तो इनकी परमाणुकता 3 हो जाएगी। फिर Br2, I2, Cl2, आपको कुछ नहीं करना, इनमें देखना है परमाणु की संख्या कितनी है। अब देखो अणुओं के रासायनिक सूत्र, जो हमारे पास अणुओं के रासायनिक सूत्र होते हैं वो सूत्र होते हैं 3 प्रकार के। जो हमारे पास पहला सूत्र होता है अणु सूत्र, दूसरा होता है मूलानुपात सूत्र और जो तीसरा होता है संरचना सूत्र। तो हम देखेंगे अणुओं के रासायनिक सूत्र। तो इधर गौर करिएगा, हम देखेंगे अणुओं के रासायनिक सूत्र। जैसे अणुओं के रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, अणुओं के रासायनिक अणुओं के रासायनिक सूत्र होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 3 प्रकार के होते हैं। इनको इधर देख लेते हैं। पहला होता है हमारे पास, देखो एक होता है हमारे पास कौन सा, अणु सूत्र, यानी कि अणु सूत्र हो गया। दूसरा हमारे पास मूलानुपाती सूत्र होता है। तीसरा होता है संरचना सूत्र। तो पहला हो गया हमारे पास अणु सूत्र, अणु सूत्र हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र और जो तीसरा हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा संरचना सूत्र। तो हमें पढ़ना है तीनों सूत्र। तो संरचना सूत्र में सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा सूत्र, अणु सूत्र। और जैसे ही अणु सूत्र की बात करते हैं, अणु का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अणुओं का सूत्र। तो अणुओं के रासायनिक सूत्र की हम बात कर रहे हैं, जिससे में सबसे पहले जो, अब देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें अणुओं का जो रासायनिक सूत्र होता है इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए। जैसे कि जैसे अणुओं को उनके प्रतीकात्मक रूप में दर्शाना अणु के रासायनिक सूत्र को प्रदर्शित करता है। अणुओं को उनके प्रतीकात्मक रूप में दर्शाना क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र को प्रदर्शित करता है। ये बात होगी। जैसे जल का रासायनिक सूत्र, तो हम प्रतीकात्मक, देखो जैसे बात करते हैं जल का रासायनिक सूत्र, अगर जल के रासायनिक सूत्र की बात करते हैं, जल का रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो H2 हो जाएगा। मतलब इनको प्रतीकात्मक रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया ना। तो कहने का मतलब ये है कि अणुओं को उनके प्रतीकात्मक रूप में दर्शाना अणु के रासायनिक सूत्र को प्रदर्शित करता है। जैसे जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है। संगमरमर का जो सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, यानी कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, CaCO3। तो ऐसे जो इनको प्रतीकात्मक अणुओं को उनके प्रतीकात्मक रूप में दर्शाना अणु के रासायनिक सूत्र को प्रदर्शित करता है, यानी कि डिनोट करता है। जैसे H2O, यानी कि जल का रासायनिक सूत्र H2 हो गया, यानी कि इनका प्रतीकात्मक हो गया जल का, वो हो गया H2O। फिर हम देखते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो उसका जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 होगा। फिर हम देखते हैं रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास अणु सूत्र, दूसरा होता है मूलानुपात सूत्र, तीसरा होता है संरचना सूत्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी कि अणु सूत्र। तो अणु सूत्र का मतलब क्या होता है, अणु का वास्तविक सूत्र जो अणु में परमाणु की कुल संख्या तथा उनका अनुपात बताता है, अणु सूत्र कहलाता है। देखो अणु सूत्र ही हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं अणु यानी कि मॉलिक्यूल, और हम बात करें अणु सूत्र की, तो अणु सूत्र में क्या होगा कि इनमें परमाणु की कुल संख्या बताई जाएगी और तथा उनका अनुपात बताया जाएगा, अणु सूत्र कहलाएगा। जैसे ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ऐसे बताने की जो प्रक्रिया होगी अणु सूत्र में शामिल किया जाएगा उनको। तो हम बात करते हैं अणु सूत्र की। तो अणु का वास्तविक सूत्र जो अणु में परमाणु की कुल संख्या तथा उनका अनुपात बताता है। गौर करेगा, नोट करेगा, अणु का वास्तविक सूत्र जो अणु में परमाणुओं की कुल संख्या तथा उनका अनुपात बताता है। परमाणु की कुल संख्या तथा उनका अनुपात बता देता है, अणु सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का अणु सूत्र, शर्करा का अणु सूत्र, लाल दवा का अणु सूत्र। तो देखो हमारे पास ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज का अणु सूत्र,
हमारे पास ग्लूकोज का अणुसूत्र हो जाएगा, ठीक है, शर्करा का अणुसूत्र हो जाएगा और लाल दवा का, देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है हमारे पास C6H12 में O6 होता है क्या, ग्लूकोज का सूत्र, और ये हमारे पास होता है देखो KMNO4 होता है लाल दवा का, और ये हमारे पास होता है C22H11 और नहीं H11 नहीं H22 हो जाएगा, और वो हमारे पास 11 हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा साथियों, ये सूत्र हो जाता है हमारे पास किसका, शर्करा का, ठीक है। तो अब इस इधर गौर करिएगा आप कि हमारे देखो अणुसूत्र का मतलब होता है कि उसमें कितने टोटल परमाणु है और उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, उनको जो दर्शाने का सूत्र होता है वो होता है हमारे पास अणुसूत्र, और अणुसूत्र का मतलब होता है ग्लूकोज का अणुसूत्र, C6H12 में O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र, और शर्करा का सूत्र हो जाता है, इसको डबल करो, इसको डबल कर दो कम कर दो, क्योंकि इसमें अगर H2 करेंगे ना प्लस तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, मतलब डबल हो गया ना, और एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो इसका भी डबल हो गया। ऐसे ही याद करने का तरीका है, इसको डबल कर दो 12, इसको भी डबल करेंगे, कब करेंगे जब H2 इसमें शामिल कर देंगे, मतलब H2 जब शामिल नहीं करेंगे तो शर्करा घुलेगी कैसे पानी में, तो नहीं घुलेगी, तब तक कोई मतलब वाली बात है नहीं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो C2L में H22 और O11, और अगर बात करते हैं लाल दवा का अणुसूत्र होगा KMNO4, ठीक है। फिर हम इसके बाद हम बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र, तो हम देखते हैं दूसरा नंबर का, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, देखो मूलानुपाती इंपेरिकल फॉर्मूलाज, ऐसा सूत्र जो किसी अणु में परमाणु को सरल अनुपात में दर्शा देता है। सरल अनुपात में दर्शाने का मतलब ये होता है कि जैसे C6H12 में O6 हो गया, इसको सरल अनुपात में कैसे दर्शा सकते हैं, देखो पहले इसकी डेफिनेशन फिर से गौर करिएगा कि ऐसा सूत्र जो किसी अणु में परमाणु को सरल अनुपात में दर्शा देता है, किसी परमाणु को सरल अनुपात में दर्शा देता है, सरल अनुपात में दर्शाना, ऐसा सूत्र जो किसी अणु में परमाणु को सरल अनुपात में दर्शा दे, वो क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है। कैसे दर्शाएगा, जैसे C6H12 में O6 हमारे पास है, अगर इनको हम मूलानुपाती सूत्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल फॉर्मूलाज, अगर मूलानुपाती सूत्र के अनुसार इनको दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके बच्चीड़ क्या हो जाएगा, C यहाँ पर बच जाएगा 2 H का, क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं, और यह ऊपर हो जाएगा ऑक्सीजन। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा ना ग्लूकोज का, ये होता है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र बताइए, तो आपके दिमाग में तो वो ही रहेगा, तो आप तो वही छापोगे, लेकिन वो नहीं करना। मूलानुपाती का मतलब होता है कि ऐसा सूत्र जो किसी अणु में परमाणुओं को सरल अनुपात में दर्शा देता है, क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। जैसे हम एथेन की बात कर लेते हैं, C2H2, और इसका देखो एथेन की बात करते हैं, एथेन की बात करते हैं तो C2H2, एथेन की जैसे बात करेंगे बच्चीड़, तो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CH बन जाएगा। जैसे बेंजीन की बात करते हैं हमारे पास, तो बेंजीन की C6H6, बच्चीड़ हमारे पास क्या बन जाएगा, CH। तो ये क्या होते हैं हमारे पास मूलानुपाती सूत्र होते हैं साहब। और दूसरी बात एक होता है हमारे पास क्या, जैसे बेंजीन हो गया, एथिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनकी मूलानुपाती सूत्र है। किसी भी कंपाउंड्स का अगर आपको मूलानुपाती सूत्र पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट नहीं बताना, उसको आप मतलब क्या करना होगा, उनको सोल्व करना, बच्चीड़ का मतलब उनको काटना होगा, सोल्व करना होगा। बच्चीड़ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, गलत मत समझना। तो बच्चीड़ का मतलब ये होता है कि अगर C6H12 में इसको तो बच्चीड़ मतलब C6 यहाँ से कट जाएगा, 6 का भाग इसमें 2 बार जाता है, तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो फिर हम लास्ट में देख लेते हैं तीसरा हमारे पास। देखो ये तो सिंपल है, जैसे आएंगे वैसे आप इसे उतार सकते हो, लेकिन ये मूलानुपाती सूत्र इसको सोल्व करने का क्या होता है, परमाणु की संख्या का सरल अनुपात क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है। फिर हम देख लेते हैं लास्ट हमारे पास जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाएगा संरचना सूत्र। ये हमारे पास तीसरा हो जाएगा संरचना सूत्र। अब ये संरचना सूत्र होता है, ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, ये होता है 2 प्रकार का। और 2 प्रकार का कैसे होगा, जैसे बंधन एवं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा अपन को, फिर बाद में समझाऊंगा इसको। तो आपको ग्लूकोज इसका समझ में आ गया होगा कि बच्चीड़ किसकी देनी है और किसको छोड़ना है। एग्जाम में आते हैं कि ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र बताओ, तो आप ग्लूकोज का C6H12 में O6 मत बताना। मूलानुपाती सूत्र का मतलब होता है उसको सोल्व करके बताना, सरल परमाणु की संख्या को सरल करके बताना, ये होता है मूलानुपाती सूत्र। संरचना सूत्र की बात करते हैं, तो देखो अगर बात करते हैं संरचना सूत्र की,
संरचना सूत्र की बात करते हैं तो इसमें बस चीट देने की जरूरत नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा ही काम कर लेंगे, क्योंकि बस चीट देने से दिक्कत हो जाती है, बार बार बस चीट देना जरूरी है क्या। अणु में उपस्थित परमाणु, देखो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास वो कैसे हो जाएगी कि अणु में, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी, अणु में उपस्थित परमाणुओं को बंधन अथवा इलेक्ट्रॉन के रूप में संरचना सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अणु में उपस्थित परमाणुओं को बंधन अथवा इलेक्ट्रॉन के रूप में संरचना सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो अब ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसी डेफिनेशन आएगी आपको किस प्रकार संरचना सूत्र को दो रूपों में हम डिवाइड करेंगे। तो साथियों देखो इनको हम करेंगे दो रूपों में डिवाइड। पहला जो डिवाइड करेंगे हम करेंगे बंधन एवं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन के रूप में, बंधन एवं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन के रूप में। और जो ये दूसरा होता है ये तो है डॉट के रूप में, यानी कि बिंदु संरचना के रूप में। डॉट यानी बिंदु संरचना के रूप में, बिंदु संरचना के रूप में। अब देखो आप इधर गौर करिएगा, देखो हम बात कर रहे थे संरचना सूत्र की, और संरचना सूत्र की जो परिभाषा अभी मैंने आपको बताई थी वो इस प्रकार बताई थी कि अणु में उपस्थित परमाणुओं को बंधन अथवा इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के रूप में संरचना सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ये मैंने आपको परिभाषा बताई थी। लेकिन हम बात करते हैं इनके दो रूपों में, बंधन एवं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन के रूप में, और दूसरा होगा हमारे पास बिंदु संरचना के रूप में। तो देखो पहले देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं उदाहरण के रूप में बंधन एवं अनाबंधी, तो बंधन का मतलब बंध की बात होगी, अनाबंधी का मतलब लोन पेयर की बात हो जाएगी। ये बात है, इसका मतलब ये होता है। देखो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल बंधन की और अनाबंधी, अभी समझ में आ जाएगा। NH3 है हमारे पास, NH3 का मतलब बंधन की बात, तो मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो N ये 1 2 3 हमारे पास 3 क्या हो जाएंगे, इसके हाइड्रोजन लटक जाएंगे, लटक गए। अब हमारे पास एक चीज़ और भी है लटकने के अलावा, लोन पेयर। ये लोन पेयर होते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन्स, ये ऊपर क्या हो जाते हैं, ऐसे सेट हो जाते हैं। आई बात समझ, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर H2 की बात करते हैं, H2 की जो संरचना हो जाएगी हमारे पास, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा। लेकिन इस ऑक्सीजन पे भी क्या होता है, हाँ देखो एक मिनट, इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, देखो हाँ सॉरी, क्योंकि 5 हो गए, 2 अंदर बढ़ जाएंगे, तो इसमें एक ही लोन पेयर आएगा साथियों। इसमें कितना लोन पेयर आएगा, एक ही लोन पेयर आएगा। लेकिन हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर लोन पेयर कितनी आ जाएंगे। ऐसे देखो कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि संरचना सूत्र की बात जैसे ही करते हैं तो इन दो रूपों में करेंगे, बंधन एवं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। बंधन का मतलब बंधनों से होता है और अनाबंधी का मतलब यहाँ लोन पेयर से होता है। तो ये ऐसे देखो, ये लोन पेयर हो गए, ये बंधन हो गया। ऐसे कुछ इस प्रकार इसमें समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन बिंदु संरचना की जैसे ही बात करते हैं तो हम बात करते हैं, जैसे F2 देख लेते हैं। F2 का मतलब हो गया 9 नंबर पे, और 9 नंबर का मतलब ये हो गया इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाई कक्षा में कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। तो हम देखते हैं F 1 2 3 4 5 6, ये एक दूसरा F 2 4 और 6 और एक 7, ऐसे कुछ इस प्रकार क्या हो जाते हैं, मतलब इनके डॉट के रूप में इनको दर्शाते हैं। जैसे HCl की भी बात कर देते हैं यहाँ पर। HCl की जैसे ही बात करेंगे तो HCl का मतलब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो H का मतलब, H के पास एक क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, क्योंकि बाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 तो काम में आ जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऐसे ही इनको डॉट के रूप में जो दर्शाने की प्रक्रिया होती है ये होती है बिंदु संरचना। और एक बात आप एग्जाम में पूछा पॉइंट है कि बिंदु संरचना के बारे में किसने बताया था, तो बिंदु संरचना के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था लुईस। क्या नाम था, लुईस। तो ये था हमारे पास क्या, मॉलिक्यूल्स। पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।